स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था एचसीएफ और एलसीएम, वहाँ 2 संख्याएं थी, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। लेकिन उसी तरह से हमें सबसे पहले तो इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। 2 दूनी के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए हैं। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में लिख लेते हैं। अब 15 3 पंजे 15 और 21 का 3 गुना 7 आया। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में हमें जो सब में कॉमन हो, जैसे 12 में 3 आ रहा है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, तो सब में 3 आ गया है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जैसे 2 12 में तो है लेकिन 15 और 21 में नहीं है, ऐसे 5 है और किसी में नहीं है, तो 3 ही एक ऐसी संख्या जो सब में है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम में हमें ये जो 3 सब में है वो एक बार लिखना है, बाकी सभी संख्याएं लिखनी है। बाकी सभी संख्याएं जैसे इसमें 2 बार है, 5 गुना 7, इनको गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 को 7 से गुना करेंगे 420 आ जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। अब इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी और से भाग नहीं होती। आप देखो, आपने जितने भी पहाड़े किए हैं तो 17 किसी पहाड़े में नहीं आता, 16 आता है, उसके बाद 18 भी आता है लेकिन 17 नहीं आता। ऐसे ही 23 और 29 नहीं आता। तो ये 17 क्या होता है? 17 यानी 17 गुना 1 ही है। ऐसे ही 23 गुना 1। ठीक है, 29 गुना 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? सबकी गुना में 1 है तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। और एलसीएम में हमें इन सबको गुना करना है, 17, 23 और 29। इन तीनों को जब आप गुना करेंगे तो गुना ये आएगी। ठीक है, पहले 17 को 23 से गुना कर लेना, जो गुणनफल आएगा उसको 29 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये है एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो इससे हमने ये भी सीखा कि अभाज्य गुणनफल हों, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, और एलसीएम उन सब की गुना होता है। थर्ड पार्ट है इसका 8, 9, 25। ठीक है, तो 8 का हम बनाएंगे, 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का 3 तिये 9, 3 एकम 3, 25 5 पे जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। 8 2 गुना 2 गुना 2, 9 में 3 गुना 3 है, इसके अंदर कोई भी हम देखते हैं संख्या मैच नहीं कर रही है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3, इसमें 5। तो एचसीएफ इस केस में भी क्या आएगा? 1। ठीक है, एचसीएफ इस केस में भी 1 आ जाएगा। और एलसीएम इन सब की गुना 8 गुना 9 गुना 25 आ जाएगा और 1800 आंसर आ जाएगा। इन सबको गुना कर लेंगे तो 1800 आंसर आ जाएगा। कि एलसीएम में हम इन तीनों को गुना ही करेंगे, 2 तो गुना तो 8 ही आनी है, तो 8 इकट्ठा लिख देंगे, इसमें 9 और इसमें 25, क्योंकि इसमें से हमने कोई कॉमन फैक्टर लिया ही नहीं है। ठीक है, में एचसीएफ 306 और 657, एचसीएफ 306 और 657 का 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया जाए और एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यहाँ से अगर हम एलसीएम की वैल्यू निकालें तो 2 संख्या यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
तो इसमें ये दो संख्याएं 306 और 657 है। तो 306 गुना 657 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और HCF इन दोनों का 9 दिया हुआ है, 9 गुना एलसीएम। ठीक है, तो ये जो 9 है अगले स्टेप में, अगर यहाँ 9 गुना एलसीएम लेंगे तो अगले स्टेप में 9 को इसके नीचे भाग कर सकते हैं। ये गुना में है, इधर जाके ये भाग हो जाएगा और इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 9 चौके 36। तो अब इनको गुना कर लेते हैं 34 और 657 को, तो आंसर आ जाएगा 22,338। ये आ जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4। जांच में हमें बोला है, जांच करनी है हमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, एक प्राकृत संख्या है n, संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, कि 6 की n है ये कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमने जांच करना है। तो हमें पता है कि अगर जो 0 से पर समाप्त होती है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, यानी जिसके इकाई के अंक में 0 आता है, तो ऐसी संख्या, जैसे जिसके भी इकाई के अंक में, जैसे 50 है, इसके इकाई के अंक में 0 आया है, तो ये 5 से गुना तो होगी, 5 से भाग, ये भी कह सकते हैं ये 5 का गुणनफल होगी, 5 गुना 10। ठीक है, या 5 से भाग होगी, 5 से वो संख्या भाग होगी। ठीक है, तो हम ये बात लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, वो 5 से भाग होएगी, वो 5 से भाग होती है, इसीलिए उसके अभाज्य गुणनफल में, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम 6 की n है, इसका चेक करना है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। अभी तो हमने जिसके 0 पे समाप्त होती है वो बताया कि वो 5 से तो भाग होगी। अब 6 की n है, 6 2 गुना 3। ठीक है, इसके अंदर जो गुणनखंड बने हैं 6 के, 2 गुना 3 बने हैं, तो इसके अंदर 5 तो आया ही नहीं आया ना, तो इसीलिए ये 5 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 6 की n के अभाज्य गुणनखंड 2 3 है, इसीलिए 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने 6 की n बोला, इसको 6 की 1 तो हमने कर लिया कि 2 गुना 3 है, और 6 की 2 भी देखते, 6 की 2 यानी 36 के अंदर भी पीछे 0 नहीं आया। ठीक है, 0 पे कहाँ समाप्त हुई है, 6 की n की जगह 3 रखते, अगर n को 3 रखते, 6 को 3 बार गुना करेंगे 216 आएगा, तो यहाँ भी 0 नहीं आएगा। इसलिए 6 की n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 नहीं आता है। जब इसके गुणनफल बनाते हैं तो इसमें 5 नहीं आएगा, हमेशा 2 गुना 3 वाले ही आएंगे, क्योंकि 36 भी क्या बनेगा, 36 के भी बनाएंगे तो 2 2 3 3, इसके हमेशा 2 3 ही बनेंगे, इसमें 5 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए ये कभी भी 5 पर ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 में हमें व्याख्या करनी है कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13
और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, कि ये और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या हमें जो दी है वो है 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। ठीक है, अब आप देख रहे हो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ जाएगा तो 7 गुना 11 जमा 1 बचा। तो ये इसका मतलब क्या है, ये 13 गुना में ये है, तो ये 13 से भाग हो रही है, 13 से भाग होती है और इसीलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। और जो दूसरी संख्या है ये संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5, ये है दूसरी संख्या। इसमें आप देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, देखो 5 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 5 हम बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में इसमें से पूरा 5 ले लिया क्योंकि 5 गुना 1 ही होता है ना, तो 5 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 1। ठीक है, तो ये 5 से भाग होगी, 5 की गुना में है तो ये संख्या 5 से भाग होगी। इसका मतलब ये है कि यह भाज्य संख्या है, जो किसी से भी भाग हो वो भाज्य संख्या होती है, इसलिए भाज्य संख्या है। 7 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है जो एक वृत्ताकार पथ के रूप का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान को एक चक्कर लगाना है तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान से, मानो वो एक ही स्थान पर और समय पर चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है जबकि रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो हम लिखेंगे सोनिया चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि लगाता है 12 मिनट में। तो ये पुण्य जब मिलेंगे, प्रारंभिक मिलने का समय निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का। 18 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वही वो समय होगा जब वो मिलेंगे। तो 18 12 का एलसीएम निकालते हैं, 18 12, 18 2 पे जाएगा पहले, इस तरह से इसका पहले हमने क्या बनाने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के बन गए इतने। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 और 12 को 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम में हम देखते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर है 2 और 3। ठीक है, तो ये तो हमने एक बार लिखना है 2 और 3, बाकी बचा 3 और 2 लिख लेना है। तो इनको गुना करेंगे, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट के बाद वो पुण्य एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमको याद रखना है कि एलसीएम निकालना है। तो ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप पूरा 10th का सिलेबस मेरे साथ कर सकते हैं।